गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रहा है, यूनिट नंबर 4, हाइड्रो पावर स्टेशन। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पहले से ही बता रखे हैं कि पावर जनरेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेशंस हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने देखा थर्मल पावर स्टेशन, जहाँ पे कोयल के हेल्प से एज अ सोर्स फ्यूल यूज करके हम पावर को जनरेट कर रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जहाँ पर यूरेनियम फ्यूल यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। अब उसी तरीके से हाइड्रो पावर स्टेशन है, जहाँ पर हम वाटर का यूज करके पावर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आपको हाइड्रो पावर स्टेशन का साइट सिलेक्शन कहाँ पे किया जाए। मतलब हम इस प्लांट का जब सिलेक्शन करेंगे इस्टेब्लिश करने के लिए, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ लेते हैं सबसे पहले। और आपको साथ ही साथ ये भी बात बता दें कि अमॉन्ग ऑल द पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी जो है बाकी जितने भी पावर स्टेशन हैं उन सब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो हाइड्रो पावर स्टेशन हमारे इंडिया के अंदर कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। और आप ये फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर कौन कौन से पावर स्टेशन हैं हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, तब आते हैं पॉइंट पर कि सबसे पहले किस तरह के साइट सिलेक्शन होने चाहिए। तो ये फॉलोइंग आपके पास सामने में दिख रहा होगा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जब सेलेक्ट करते हो तो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रो पावर प्लांट है, वाटर एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होनी चाहिए। ठीक, तो ऐसे प्लांट्स के लिए हम क्या करते हैं कि या तो ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है ये हमें या तो रिवर के पास मिल सकता है, या यूँ कह लें कि कैनल के पास, रिवर के कैनल के पास। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको बैठाते हैं, इस प्लांट को इस्टेब्लिश करते हैं। इसमें आपको यही चीज़ बताया जाएगा कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सच प्लांट शुड बी बिल्ट एट प्लेस जहाँ पर रिवर हो या कैनल हो, वेयर एडिक्वेट वाटर इज अवेलेबल एट अ गुड हेड। देखिए, गुड हेड का मतलब ये हो गया आपका कि हम इसको एक अच्छे हाइट पे रखते हैं, बिकॉज हमें इसके पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करना होता है। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल हम कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, आपको आगे बताऊंगा ब्लॉक डायग्राम के अंदर। तो अभी ये समझ लीजिए कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी से इसके वाटर के फोर्स को टरबाइन के ऊपर यूज करते हो, जब गिराते हो, तो वह जो हाइट पर रखते हो वह पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग फिर मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं। ठीक, तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट वन है स्टोरेज ऑफ वाटर। देखिए, स्टोरेज ऑफ वाटर करने की ज़रूरत क्या पड़ी। आप अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और स्टोरेज ऑफ वाटर में डिफरेंस समझ लीजिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब हुआ कि पानी का वहाँ पे अवेलेबल हो, लेकिन स्टोरेज ऑफ वाटर का मतलब ये हुआ कि जो पानी वहाँ पे अवेलेबल है उसका जो वेरिएशन है वाटर सप्लाई का, वाटर का जो रिवर के अंदर है, वो कभी अधिक होगा वर्षा रेनी सीजन में, तो फिर आपका ये समर सीजन के अंदर क्या हो सकता है, उसका स्टोरेज जो या अवेलेबल जो है वह कम हो सकता है। तो हमें इसके लिए स्टोरेज एक ऐसा करना पड़ेगा जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर आपका जितना रिक्वायरमेंट है वाटर का, जितने हाइट पर आपके वाटर होने चाहिए पोटेंशियल एनर्जी को क्रिएट जनरेट करने के लिए, तो उतने के लिए हम लोग इसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, एक डैम का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, डैम बनाया जाता है। डैम बनाने से क्या होता है कि हमें अगर सपोज करिए डैम बना देते हैं, तो जो वाटर है हमारे को ज़रूरत है वह वाटर हमें मिल सकता है। ऐसे कि सपोज करिए कि बहुत ज़्यादा कभी वाटर हो गया, हमारे लिमिट से एक्सेस हो गया, होता है ना कभी कभी रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा, तो डैम के हेल्प से हम उस एक्स्ट्रा जो हमें वाटर का ज़रूरत नहीं उसको रिलीज भी कर देते हैं रिवर के अंदर। सपोज करिए कि हमें वाटर के लिमिटेशन कम हो गया, तो डैम को वहाँ पे क्लोज कर देते हैं ताकि हमें वह अचीव हो सके पोटेंशियल एनर्जी, जिससे कि मैकेनिकल कन्वर्ट कर सके टरबाइन। तो कुल मिलाकर हमें स्टोरेज करने के लिए डैम क्रिएट करना पड़ता है।
और इसी वजह से जब डैम इसमें क्रिएट किया जाता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। तो जैसे हो गया इसका रोबस्टनेस, हो गया इसका हाइट, हो गया इसमें लगने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो भी इसमें बनने में तैयार होने में होता है और ये काफ़ी बड़े लेवल पे बनाया जाता है, जिससे कि ये मेन फैक्टर की वजह से, डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से ही इसका कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मतलब आफ्टर न्यूक्लियर सबसे ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट आपका डैम का ही, इसकी हाइड्रो पावर प्लांट का ही होता है। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में आप ये समझ रहे होगे दो चीज़, कि ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, तो वहीं इसका कैपिटल कॉस्ट सबसे ज़्यादा अधिक होता है। क्लियर? तो हम लोगों को क्या इसमें ध्यान रखना चाहिए कि डैम का जब कंस्ट्रक्शन, जब सिलेक्शन करें हाइड्रो पावर स्टेशन का, तो वहाँ पर स्टोरेज ऑफ वाटर अवेलेबल हो सके। दैट मीन्स कि वहाँ पे डैम को क्रिएट किया जा सके, इरेक्ट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है कोस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड। देखिए, कोस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड आप देखोगे ये कॉमन सा पॉइंट हो गया है, आपको हर एक पावर स्टेशन में ये चीज़ ध्यान में रखने होते हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि अब कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि जहाँ पर ज़मीन आपका महंगा हो या वैसे लैंड पे हम प्लांट को इरेक्ट करें जहाँ पर आने वाले 10 सालों में ही ज़मीन घसक जाए, सरक जाए या ढह जाए जिसको कहते हैं। तो वैसे जगहों पर ऐसे बड़े बड़े डैम को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का लॉस से बचने के लिए हमें ये ध्यान में देना होता है कि जो टाइप, आप जिस तरह के टाइप को ले रहे हो वह काफ़ी ज़्यादा उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं, जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द ग्राउंड शुड बी एडिक्वेट टू विथ स्टैंड द वेट ऑफ हेवी इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल्ड। कहने का मतलब है कि इतना ही जो बियरिंग कैपेसिटी ग्राउंड की हो, इतनी अच्छी हो कि एटलीस्ट आप जो बड़े बड़े हेवी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे लगा रहे हो, इंस्टॉल करने वाले हो, उसको बियर कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो कॉस्ट लगे उस लैंड का, तो वह कॉस्ट भी आपके बजट में हो। कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगा कॉस्ट वाले हम नहीं लेंगे, बिकॉज अगर इतना महंगे कॉस्ट के ज़मीन लेते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्ट वाले, तो उससे फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आप जो अर्न कर रहे हो, जो कंपनी अर्न कर रही है, तो उसको ही मैनेज करने में ही जो ज़मीन है वो ख़रीदा है हाई कॉस्ट से, तो उसमें उसको फिर प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट कम होना चाहिए और लैंड का जो टाइप हो वो बहुत अच्छी कैपेसिटी, बहुत अच्छी बियरिंग कैपेसिटी की होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? ये सारे आप इस पॉइंट को जो भी पावर प्लांट के बारे में पूछा जाएगा साइट सिलेक्शन, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये भी आपका हर जगह यूज होता है, क्योंकि हर एक प्लांट में कहीं ना कहीं वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और नेक्स्ट एक और है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, और ये पॉइंट को भी आप हर एक स्टेशन में लगा सकते हो। तो कहने का मतलब चॉइस ऑफ साइट सिलेक्शन के अंदर ना हर एक पॉइंट कॉमन है आपका, अगर आप देखो तो एक दो पॉइंट को छोड़ करके। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के अंदर क्या है, आपको पहले भी बताया था कि जो प्लांट में इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उनको ये ज़रूरी है, जो भी मशीनरी यूज हो रहे हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सके बाय रोड और बाय रेल। तो जो कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी है प्लांट से, ठीक है ना, तो वह बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो द साइट सेलेक्टेड फॉर अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शुड बी एक्सेसिबल बाय रोड और रेल सो दैट द नेसेसरी इक्विपमेंट एंड मशीनरी कुड बी इजिली ट्रांसपोर्टेड। सपोज करिए किसी टाइम पर कोई मशीन ख़राब हो जाता है कभी, ठीक है, तो उस मशीन को ख़राब होने के बाद रिपेयर करने के लिए आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना रिपेयरिंग शॉप में। तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है वो अगर अच्छा नहीं होगा तो प्लांट कई दिनों तक थक भी बैठ सकता है, कई दिनों तक प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। तो इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना होता है कि प्लांट को जब इरेक्ट करो तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अचीव हो सके। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको सारा समझ में आया होगा आई होप। अब इस पॉइंट से हमें क्या क्लियर होता है कि किसी भी एक आइडियल चॉइस के लिए, मतलब कोई भी एक हाइड्रो पावर प्लांट जो आइडियल चॉइस साइट सिलेक्शन के लिए हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वह रिवर के नियर हो, जहाँ पर डैम को इजीली कंस्ट्रक्ट किया जा सके और
रिजर्वर के तौर पर, स्टोरेज के तौर पे अच्छा हमें मिल सके, अच्छा लार्ज रिजर्वर कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, जिससे कि आप उस वाटर को यूज कर सकते हो पावर जनरेट करने के लिए। तो ये 2-3 पॉइंट कंक्लूड होता है चॉइस ऑफ साइट सिलेक्शन से, तो आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो आज आप यहीं तक इसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे, आपका टॉपिक के अकॉर्डिंग तो है कि लेआउट पढ़ना, बट लेआउट से पहले हम कुछ और बातें जान लेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स की ज़रूरत पड़ते हैं। तो एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वाटर टर्बाइंस कौन से हैं वो देख लेंगे, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स तो खैर उसको लास्ट यूनिट में आपको पढ़ना ही है डिटेल में, तो यहाँ पे भी हो सकेगा तो उसको भी डिटेल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको पढ़िए, समझिए और नोट डाउन कर लीजिए कॉपी के अंदर। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।